हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट थर्ड में हम आज स्टडी करेंगे आरएफ वैल्यू की। आरएफ वैल्यू क्या होती है, इसको जानने से पहले देखिए, हमने पहले वाली क्लास में क्रोमेटोग्राफी मेथड को और क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छे से समझा था, उसके टाइप्स को अध्ययन किया था और ये कितने इनका क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस था उसको स्टडी किया। इसमें अधिशोषण के बैंड के आधार पर आयन विनिमय और वितरण, इन सब नियमों के आधार पर ये कितने टाइप में डिवाइड की गई है उनको स्टडी किया। आज उन्हीं को लेते हुए हम आरएफ वैल्यू को स्टडी करेंगे। आरएफ वैल्यू में क्या होगा कि क्रोमेटोग्राफिक विधि में किसी पदार्थ के पृथक्करण की दक्षता को प्रकट करने के लिए हम आरएफ वैल्यू का प्रयोग करते हैं। और आरएफ वैल्यू जो है वो कितना, वही है कि कोई भी क्रोमेटोग्राफिक मेथड कितना एफिशिएंट है, इस चीज़ को बता रहा है कौन, आरएफ वैल्यू। अब आरएफ वैल्यू में कौन सा सिद्धांत लग रहा है, वह लग रहा है विभेदी अभिगमन का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन। आइए हम देखते हैं लॉ है क्या। इस नियम के अनुसार क्रोमेटोग्राफी में किसी पदार्थ का पृथक्करण अथवा पहचान इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अधिशोषक अथवा आयन विनिमय रेजिन पर विलायक अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थ के अणुओं के अभिगमन का वेग भिन्न भिन्न होगा। सही है कि जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर हम एक फिल्टर पेपर ले रहे हैं, उसमें इसके निचले सिरे से पेंसिल से एक निशान अंकित करते हैं और उस पर कोई पदार्थ हम डॉट के रूप में लगाते हैं, तो उसका जो विलायक के द्वारा उसका जो मूवमेंट होगा, है ना, कि उसके जो अवयव पृथक होकर कितनी दूरी तक मूव करेंगे और उसके साथ ही विलायक कितना मूव करेगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसके बेस पे हम आरएफ वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर की एक पतली सी स्ट्रिप को हम क्रोमेटोग्राफी में कांच की पट्टी को सिलिका जेल, है ना, थिन लेयर में तो हम वो ले लेंगे, एल्यूमिना ले लेंगे, या फिर आयन विनिमय रेजिन के साथ भिगोकर हम एक पट्टी को सुखा लेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं ऊपर। इसमें क्या करा गया है, इसमें एक सिरे से लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक लाइन बनाई और उसके बीचों बीच एक निशान बना दिया, जिसके कंपोनेंट्स की हमें स्टडी करनी है। पदार्थ के विलयन की एक ड्रॉप को हम फिल्टर पेपर अथवा थिन लेयर पर युक्त कांच की पट्टी पर इस डॉट पे डालेंगे। अब जब ये बूंद सूख जाती है तो विलायक में किसी क्लिप की सहायता से हमने इसको, ये सेकंड बी वाला डायग्राम है, उस अनुसार लटका देंगे। अब देखिए इसके पैंदे में तो आपने विलायक भरा हुआ है, क्लिप से हमने उस फिल्टर पेपर को लगा दिया है, और ध्यान रखिए कि इसमें वह जो पॉइंट है वह इसमें नहीं डूबना चाहिए। हालांकि स्ट्रिप डूबे, उसका निचला सिरा डूबे, लेकिन वह पॉइंट नहीं डूबना चाहिए। अब केशनली प्रभाव से क्या होगा, विलायक फिल्टर पेपर पर ऊपर की ओर जाएगा। इस स्थिति में पदार्थ पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे, एक आगे को बढ़ाने वाला बल और दूसरा पीछे खींचने वाला बल। तो अब क्या है कि विलायक के कण विलेय पदार्थ के कणों को अपने में घोल लेंगे और विलायक के साथ विलेय अणुओं को ऊपर की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और यह जो बल है ये भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला विलायक के बहाव की गति पर और दूसरा विलायक में पदार्थ की विलेयता पर। अगर पदार्थ उसमें इजीली डिसॉल्व है तो वो जल्दी से मूव करेगा, और विलायक की खुद की गति कितनी है ऊपर जाने की, तो ये आपके आगे बढ़ने वाले बल हुए। जिस विलयन की बूंद हमने फिल्टर पेपर के ऊपर रखी है उसमें विद्यमान विभिन्न अवयवों की विलेयता जो होगी उस विलायक में अलग अलग होगी। सही है, अतः विलेय के ऊपर की ओर अभिगमन करने का वेग भिन्न भिन्न होगा। सही बात है, और उस विलायक में जिस पदार्थ की विलेयता ज़्यादा होगी वह उतना ही जल्दी उसमें डिसॉल्व होकर ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, और जिसकी विलेयता कम होगी उसका अभिगमन उतना ही कम होगा। अब देखिए भिन्न भिन्न विलायकों में
पदार्थों की विलेयता भी अलग अलग होगी। अतः कभी कभी क्या होता है कि एक ही विलायक द्वारा पृथक्करण हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या होता है, उस स्थिति में एक से ज़्यादा विलायकों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं 2 डायमेंशन क्रोमेटोग्राफी। अब सेकंड इसमें आता है कि पीछे की ओर खींचने वाला बल, यानी कि विलायक आगे की तरफ मूव तो कर रहा है लेकिन कुछ फोर्स हैं जो उसको आगे नहीं जाने दे रहे, पीछे की तरफ मूव कराते हैं। तो ये कौन से हैं? यह बल क्या होता है, विलेय पदार्थ के अवयवों को आगे बढ़ने से रोकता है, अर्थात उन्हें पीछे खींचता है, जिससे विलेय पदार्थ की फिल्टर पेपर पर ऊपर चढ़ने की गति कम पड़ जाती है। इस बल को हम क्या कहते हैं? मंदक बल। और यह बल क्या, अधिशोषण और वितरण वाले नियम पे वर्क करता है। अब देखिए, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वह मूल रूप से क्या होगी, वितरण प्रकार की होगी, जिसमें थोड़ा बहुत अधिशोषण का भी योगदान होता है। हमने जैसे शुरू में ही पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी में 2-3 नियम लगते हैं, अधिशोषण, वितरण और आयन विनिमय वाले। तो अधिशोषण में क्या होगा, अब इसमें फिल्टर पेपर में क्या कार्बोक्सिलिक समूह आदि की उपस्थिति के कारण कुछ मात्रा में अधिशोषण की क्षमता भी आ ही जाती है। अतः मिश्रण के विलयन की बूंद में से कोई अवयव फिल्टर पेपर के साथ अधिक मजबूती के साथ अधिशोषित होता है तो कोई कम मजबूती के साथ, ठीक है ना। तो फिल्टर पेपर अपने आप में उसको रोकने का कार्य करता है। तो इस स्थिति में जो अवयव ज़्यादा मजबूती से अधिशोषित हुआ रहेगा फिल्टर पेपर पर, तो वह विलायक के साथ ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा। इसके विपरीत जो अवयव फिल्टर पेपर के साथ कम या लूज बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा या वीक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, तो वह तेजी से ऊपर जाएगा। और इस प्रकार विलयन के विभिन्न अवयवों का फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर अभिगमन क्या होगा, अलग अलग वेग से होगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, विभेदी अभिगमन का सिद्धांत, है ना। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है, इसमें हम आर एफ वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आर एफ वैल्यू इक्वल्स टू विलेय द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय विलायक के द्वारा तय की गई दूरी, है ना। तो इसमें हमेशा विलेय जो है कम दूरी तक जा पाता है, जबकि विलायक जो है प्योर, उसकी दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हमें आर एफ वैल्यू जो होगी वह किस रूप में, पॉइंट्स के रूप में मिलती है। और जैसा कि हमने इसकी स्टडी में देखा कि आर एफ वैल्यू जो है वह किसका सूचक है, कि प्रयुक्त की गई क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कितनी एफिशिएंट है, ये उसकी एफिशिएंसी को डिसाइड करती है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स की आर एफ वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग बेस पे अलग अलग होगी। इसके कई रीज़न जो थे हमने स्टडी कर चुके हैं कि कोई में कम या कोई में ज़्यादा क्यों हो पा रही है। इसका कारण यही है, जैसा कि अभी फिल्टर पेपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि जो फिल्टर पेपर है वह भी अपने आप में क्या है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें भी कुछ हो सकता है, और वह ही उसी पदार्थ के कंपोनेंट्स को या अवयवों को बॉन्ड इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड रखता है या अधिशोषित रखता है, तो उसकी गति कम हो जाएगी। अगर उसी की गति कम हो गई तो वो इजी सी बात है कि भाई वो विलायक के अणु के साथ मूव नहीं कर पाएगा। साथ ही हमने देखा कि किसी एक ही विलायक में वह इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाता, तो हमें उसके लिए क्या एकदम प्रॉपर टाइप का विलायक भी चूज़ करना अपने आप में ज़रूरी है, क्योंकि हम एकदम अप्रोप्रिएट विलायक यूज़ नहीं करेंगे तो अपनी आर एफ वैल्यू का मान जो है वैसे ही बहुत कम आएगा। तो यह कुछ टर्म्स हैं या टेक्निक्स हैं जिनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को बहुत ही इम्पोर्टेंट या एफिशिएंट बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी यही आएगा कि क्लोरोफिल में उपस्थित पिगमेंट है उसके अवयवों को आप अलग अलग कीजिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू,
तो वो भी हम उसमें प्रैक्टिकल क्लासेस में स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में RF वैल्यू को स्टडी किया, जिसमें हमने विभेदी अभिगमन के सिद्धांत को अच्छे से समझा है और साथ ही हमने इसके सेटअप को भी डिस्कस किया और कौन कौन से फोर्स इसमें वर्क कर रहे हैं इसकी ध्यान करा। तो आगे फर्दर स्टडी में हम इसमें इसके अन्य कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके।